हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मुदगल बायोलॉजी में। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट की ठीक है पेपर थर्ड की बात करने वाले हैं। पेपर थर्ड ठीक है, इसका चैप्टर 1 आता है आपका सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि आपका आता है गैमेटोजेनेसिस के अंदर दो चीज़ें आती हैं आपकी, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस के अंदर एक आपका आता है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक आपका आता है oogenesis, ठीक है। यानी कि इसका जो हिंदी में टर्म है वो है आपका शुक्राणु जनन और इसका जो नाम है उसका नाम है अंड जनन, ठीक है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही कराने की कोशिश करूँगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस है या फिर हम कहें गैमेटोजेनेसिस है, वो टर्म कहाँ से रिलेट करता है, तो ये जो टर्म है वो आपका रिप्रोडक्शन से रिलेट करता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन जिसको कि हिंदी में बोलते हैं जनन, ठीक है। जनन से ये चीज़ रिलेट करती है कि युग्मक जनन। अब हम सब जानते हैं कि युग्मक क्या होता है, ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जनन है वो किसी भी प्राणी का जैविक गुण है, ठीक है। जैविक गुण का मतलब ये होता है आपका कि वो ये जो जनन है ये गुण आपका डिसाइड करता है कि वो जो प्राणी है या वो जो एनिमल है वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, ठीक है। तो ये एक बेसिक जो गुण हम कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो रिप्रोडक्शन की आवश्यकता संतति को बनाए रखने के लिए, ठीक है। अपनी जो संतति चली आ रही है, अपनी जो आनुवंशिकता है, जो आनुवंशिक लक्षण है, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए ही जनन करते हैं, ठीक है। जितने भी जीव जंतु हैं वो सब इसीलिए जनन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने जो बेसिक है वो जनन के प्रकार पढ़े हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो जनन है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला है आपका अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा है आपका लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अलैंगिक जनन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि यहाँ पर युग्मकों का निर्माण नहीं होता, ठीक है। और लैंगिक जनन जो होता है उसमें जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर है जो कि लैंगिक जनन को लैंगिक जनन बनाता है वो क्या है कि युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे कि युग्मकों का निर्माण किस तरह से होता है। तो युग्मकों का निर्माण ही कहलाता है आपका गैमेटोजेनेसिस। और फिर युग्मक आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका नर युग्मक, एक होता है आपका मादा युग्मक, ठीक है। नर युग्मक आपका शुक्राणु और मादा युग्मक होता है आपका अंडा या फिर अंडाणु, ठीक है। अब यदि हम शुक्राणु की बात करते हैं तो शुक्राणु जो होता है आपका वो गतिशील होता है, ठीक है। आकार में ये छोटा होता है और ये सक्रिय होता है, ठीक है। यानी कि एक्टिव होता है, ये चल फिर सकता है, गतिशील होता है, ठीक है। वहीं यदि हम अंडा की बात करें या फिर हम अंडाणु की बात करें तो ये आकार में थोड़ा बड़ा होता है, साथ ही साथ ये अगतिशील होता है यानी कि नॉन मोटाइल होता है। और हम बात करें तो ये भोजन युक्त होता है। भोजन युक्त का मतलब क्या है कि इसमें सारी चीज़ें पहले से इनबिल्ट होती हैं किसी भी चीज़ को पोषण देने के लिए, यानी कि ये खुद ही इसको बाहर से पोषण की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये युग्मकों के प्रकार होते हैं। अब हम बात करते हैं कि गैमेटोजेनेसिस क्या है। तो गैमेटोजेनेसिस या फिर हम कहें युग्मक जनन लैंगिक जनन की पहली अवस्था है, ठीक है। यानी कि जो आपका युग्मक जनन होगा, ठीक है, यानी कि गैमेटोजेनेसिस होगा तो सबसे पहले वो जब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, यानी कि जो आपका लैंगिक जनन है वो स्टार्ट होगा, वो सबसे पहले युग्मक जनन से स्टार्ट होगा। तो युग्मक जनन जो है वो लैंगिक जनन की पहली स्टेज है, फर्स्ट स्टेज आपकी कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि युग्मक जनन क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम टर्म की यदि बात करें तो गैमेटोजेनेसिस जो टर्म है इसमें से हमें दो चीज़ें कॉमन दिखाई दे रही हैं, यानी कि हमें सुनी सुनी सी लगती हैं। पहला है आपका गैमेट और दूसरा है आपका जेनेसिस। तो गैमेट का मतलब सीधा सा हमें हो गया युग्मक और जेनेसिस का मीन हम सिंपल वे में निकालते हैं बनना, ठीक है। तो क्या निकल के आया, इसका शाब्दिक अर्थ जो निकल के आता है वो निकल के आता है युग्मकों का बनना या फिर युग्मकों का निर्माण, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस क्या हो जाएगा, युग्मकों का निर्माण। अब हम देखिए कि बात करते हैं कि 3 का है हमारे सामने, ठीक है।
सबसे पहला आएगा आपका सबसे पहला आएगा आपका कहाँ, ठीक है। दूसरा आपका आएगा कैसे, ठीक है। और तीसरा का आएगा आपका किससे, ठीक है। ये 3 का है जिनका उत्तर यदि हम खोज लेंगे तो हमारा जो गैमेटोजेनेसिस है या फिर जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले किससे से, ठीक है। यानी कि किससे जो आपका जो लैंगिक जो आपका युग्मक जनन है वो उसमें से आपका जो शुक्राणु जनन होगा या फिर अंडाणु जनन होगा वो कहाँ से बनेगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, किससे का उत्तर मैं आपको दे देता हूँ कि जनन कोशिकाओं से युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है, ठीक है। तो अभी हमें क्या निकल के आया है कि हमारे सामने क्या निकल के आया है, युग्मक जनन निकल के आया है, ठीक है। सबसे पहले हमारे सामने सिर्फ युग्मक जनन निकल के आया है कि युग्मक जनन किसे कहते हैं। तो क्या आंसर है हमारे पास कि जनन कोशिकाओं से युग्मकों का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। अब देखिए जनन कोशिकाएं क्या होती हैं, तो देखिए हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन हमने पढ़ाई के बेस पे या फिर हम कह सकते हैं अध्ययन की दृष्टि से हमने सिंपल इनको 2 टाइप की सेल्स में डिवाइड किया है। तो पहली कोशिकाएं बनती हैं आपकी कायिक कोशिकाएं और दूसरी कोशिकाएं बनती है आपकी जनन कोशिकाएं, ठीक है। कायिक कोशिकाएं और दूसरी आपकी बनती हैं जनन कोशिकाएं। तो जनन कोशिकाएं ही ऐसी कोशिकाएं हैं जो कि युग्मक का निर्माण कर सकती हैं, ठीक है। इनके पास ही वो क्षमता है या इनके पास ही वो कैपेबिलिटी है कि ये युग्मकों का निर्माण कर सकती हैं। और जनन कोशिकाओं को छोड़कर, ठीक है, यदि बॉडी में से हम जनन कोशिकाओं को निकाल दें तो शेष जितनी भी कोशिकाएं बचेंगी वो सभी कौन सी कोशिकाएं होंगी, कायिक कोशिकाएं होंगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल के आया अभी तक कि युग्मक जनन या फिर गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं कि जो जेनेटिकल सेल्स हैं उनसे स्पोर्स, स्पर्म्स या फिर हम कहें गैमेट्स का बनना क्या कहलाता है, आपका गैमेटोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। तो ये बात हो जाती है आपकी। अगली हम बात करें कि ये जो गैमेट्स हैं या फिर जो युग्मक हैं, ये युग्मक माता पिता के आनुवांशिक, ये युग्मक है ये माता पिता के आनुवांशिक गुणों का वहन करते हैं। वहन का मतलब क्या होता है, वहन का मतलब होता है कि इन गुणों को आगे बढ़ाते रहते हैं। एक और परिभाषा हम इसकी क्या लिख सकते हैं कि इन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, ठीक है। तो क्या इस जो पेज में हमने क्या पढ़ा, ठीक है, उसके देखते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, संतति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता, लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक 2 तरह के होते हैं, नर युग्मक होता है शुक्राणु जो कि गतिशील होता है, छोटा होता है, एक्टिव होता है, सक्रिय होता है। मादा युग्मक अंडाणु होता है, बड़ा होता है, अगतिशील होता है, भोजन युक्त होता है। युग्मक जनन जो है आपकी गैमेटोजेनेसिस है वो लैंगिक जनन की पहली अवस्था है, यानी कि लैंगिक जनन में सबसे पहले स्टार्टिंग लैंगिक जनन की कहाँ से होगी, युग्मक जनन के द्वारा होगी। अब हम बात करें गैमेटोजेनेसिस टर्म की, तो गैमेटोजेनेसिस का टर्म का मतलब क्या होगा कि युग्मकों का बनना, ठीक है। तो हमने 3 कार निकाले कि कहाँ बनते हैं युग्मक, कैसे बनते हैं युग्मक, किससे बनते हैं युग्मक। तो अभी हमने किसकी खोज की, सिर्फ किससे की, कि जनन कोशिकाओं से युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। इसकी बात करते हैं हम कैसे, तो कैसे में हम क्रियाविधि पढ़ेंगे इनकी, स्पर्मेटोजेनेसिस की और ooजेनेसिस की क्रियाविधि का आंसर हो गया यहाँ, इसका वहाँ पर देखेंगे और कहाँ का हम आगे देखेंगे। तो कोशिका 2 प्रकार की होती हैं, पहली होती है कायिक कोशिकाएं, दूसरी होती है आपकी जनन कोशिकाएं। तो कायिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं कि जनन कोशिकाओं को छोड़कर जितनी भी शेष कोशिकाएं हैं वो सारी कायिक कोशिकाएं, और जनन कोशिका वो होती हैं जो कि जनकों का या फिर जनदों गोनाड्स का जो निर्माण करती हैं, ठीक है। उन्हें हम जनन कोशिका या फिर जर्मिन या फिर हम इन्हें रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं, ठीक है। और ये किसका निर्माण करती हैं, ये युग्मकों का निर्माण करती हैं। इसके बाद ये जो युग्मक हैं या फिर ये जो गैमेट्स हैं वो माता पिता के आनुवंशिक गुणों का वहन करते हैं, इन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। अब हम बात करते हैं कि युग्मकों का जो निर्माण है वो कौन सी कोशिकाएं करती हैं, ठीक है।
हमने देख लिया जनन कोशिकाएं करती हैं। अब जो जनन कोशिकाएं हैं उनमें भी एक जो पर्टिकुलर सेल्स हैं जिसका कि नाम है प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, ठीक है, हिंदी में भी इसका वही नाम है प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। वे कोशिकाएं हैं या वे सेल्स हैं जो युग्मकों का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो प्रीमोर्डियल जर्म सेल से ही युग्मकों का निर्माण होता है। इसके बाद यदि हम बात करें कि जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल हैं ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो ये देखिए सबसे पहले हम नर की बात करें यानी कि मेल की यदि हम बात करें तो मेल में ये पाई जाती हैं टेस्टिस के अंदर या फिर हिंदी में कहते हैं हम वृषण के अंदर, ठीक है। वहीं यदि हम मादा में बात करें फीमेल की तो फीमेल में ये पाई जाती हैं ओवरी के अंदर या फिर अंडाशय के अंदर, ठीक है। तो प्रीमोर्डियल जर्म सेल कहाँ पाई जाएंगी, नर में पाई जाएंगी टेस्टिस के अंदर और मादा में पाई जाएंगी ओवरी के अंदर। तो अब हमें कहाँ का जो उत्तर है वो मिल गया होगा, किससे का हमें मिल चुका है कि जनन कोशिकाओं से प्रीमोर्डियल जर्म सेल से मिलती हैं। अब हमें कहाँ का जो उत्तर है वो हमें मिल गया है कि कहाँ बनेगी, नर में तो बनेगा टेस्टिस के अंदर युग्मक और मादा जो युग्मक है वो बनेगा अंडाशय के अंदर। कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद यदि बात करें कि जो युग्मक हैं उन युग्मकों के केंद्रक में स्थित डीएनए के माध्यम से आनुवांशिक गुणों का वहन होता है, ठीक है। देखिए जो आपके युग्मक हैं या फिर जो गैमेट्स हैं वो भी एक तरह के सेल ही हैं। तो हम यदि एक सेल की बात करें तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है तो इसके अंदर ही डीएनए आपका पाया जाएगा। तो जब ये जो सेल है ये सेल किसी भी जब दो सेल फ्यूज़ करेंगे, ठीक है, ये सेल है तो ये सेल किसी सेल के अंदर जाएगी तो इसका डीएनए भी अंदर जाएगा और ये आगे जाके ये जो डीएनए है वो आगे वाली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाएगा। तो क्या करेंगे कि युग्मकों के केंद्रक में स्थित डीएनए के माध्यम से आनुवांशिक गुणों का जो वहन है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने गैमेटोजेनेसिस को पढ़ लिया। अब हमारे सामने टॉपिक निकल के आता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, हिंदी में इसका नाम है शुक्राणु जनन, ठीक है। अब देखिए हम सबसे पहले टर्म की ही बात करेंगे। जैसे हमने गैमेटोजेनेसिस में देखा था तो यहाँ भी हमें दो कॉमन निकल के आ रहे हैं, एक निकल के आ रहा है हमारे पास स्पर्म और दूसरा निकल के आ रहा है हमारे पास जेनेसिस। तो स्पर्म का सीधा सा अर्थ है हमारे सामने शुक्राणु और जेनेसिस का हमने बताया था सिंपल वे में बनना, ठीक है। तो क्या निकल के आया हमारे पास कि शुक्राणुओं का बनना क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर शुक्राणु जनन, ठीक है। परिभाषा आप लिख सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में कि नर में जर्म सेल से गैमेट बनने की या फिर नर में जर्म सेल से युग्मक बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, ठीक है। नर में जर्म सेल्स से युग्मक बनने की क्रिया क्या कहलाती है, शुक्राणु जनन कहलाती है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि नरों के अंदर कहाँ होता है, नरों में यह क्रिया वृषण के अंदर होती है, ठीक है, वृषण के अंदर होती है। टेस्टिस के अंदर ये जो रिएक्शन है वो होती रहती है, कौन सी, स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया। अब हम बात करते हैं कि जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, तो प्रीमोर्डियल मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं ये फीटस डेवलपमेंट यानी कि भ्रूणीय विकास, एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी हम इसे कह सकते हैं। भ्रूणीय विकास के दौरान ये जो आपकी पीजीसी हैं, प्रीमोर्डियल जो जर्म सेल्स हैं, ये टेस्टिस के अंदर एकत्रित होती रहती हैं, ठीक है, टेस्टिस के अंदर एकत्रित होती रहेंगी। और जब भ्रूणीय विकास के बाद जब आपका जो भ्रूण है वो कंप्लीट भ्रूण बन जाएगा, ठीक है, कंप्लीट बेबी जब वो बन जाएगा तो टेस्टिस के अंदर ये एकत्रित होंगी या फिर वहीं पर इकट्ठी होती रहती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसमें भी वही चीज़ 3 का हमारे पास बनेंगे कि कैसे, कहाँ और किससे,
ठीक है, ये 3 का जैसे ही हम इनका आंसर ढूंढ लेंगे कंप्लीट हम स्पर्मेटोजेनेसिस समझ जाएंगे। सबसे पहले हमें किसका आंसर ढूंढना है कि किससे हमें बनाना क्या है। देखिए कि नर में जर्म सेल से युग्मक बनने की क्रिया, तो किससे का आंसर हमें मिल चुका है कि किससे बनेंगे, जर्म सेल से। कौन सी जर्म सेल, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, ठीक है। तो एक का उत्तर हमें मिल चुका है। अब हम बात करेंगे कैसे से। तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले टेस्टिस यानी कि वृषण का एक एलएस लेना होगा, ठीक है। एलएस का मतलब क्या होता है कि यदि ये पेन है हमारे पास, ठीक है, यदि इस पेन को हम इस सिरे से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, तो ये जो बचेगा हमारे पास यहाँ से, यहाँ जब ये पेन कट जाएगा तो ये जो सिरा बचेगा हमारे पास, इसको कहेंगे हम टीएस, ठीक है, यानी कि अनुप्रस्थ काट। और यदि हम इसको ऐसे काटें पेन को, यहाँ से यदि हम काटेंगे तो ये जो सिरा हमारे पास कटा हुआ बचेगा उसे बोलेंगे हम एलएस या फिर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। या फिर और हिंदी में बात करें तो अनुदैर्घ्य काट। तो 2 तरह के काट होती हैं आपकी, एलएस और टीएस। तो हम देख रहे हैं एलएस ऑफ टेस्टिस, ठीक है। तो देखिए मैं बहुत ही सिंपल सा आपको एक बना के दिखाऊंगा, बहुत ही सिंपल सा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। ये जो आपका टेस्टिस है बैग जैसा कुछ होता है, ठीक है, ठीक है, ये आपका टेस्टिस है, ठीक। अब हमने इसका एलएस लिया है तो हमें वो भी दिखाना पड़ेगा कि इसके अंदर हमें दिखा क्या, निकला क्या है हमारे सामने, ठीक है। तो कुछ आपने यदि देखी हो, हमने जो देखी है आपकी किडनी की भी एलएस कुछ ऐसी होती है, टीएस जो किडनी की कुछ ऐसी हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही टेस्टिस का है, क्योंकि इसका भी आकार सेम के बीज जैसा ही कुछ होता है, ठीक है। बिल्कुल सेम के बीज जैसा नहीं होता, लेकिन समथिंग कुछ ऐसा ही होता है। अब जब हमने इसका एलएस लिया तो हमें कुछ नलियाँ दिखाई दी, ठीक है, कुछ ट्यूब जैसी संरचना हमें दिखाई देती हैं इसके अंदर। ये मैंने नली बनाई है यहाँ पर ब्राउन कलर के पेन से। ये जो नलियाँ हैं, ठीक है, इन नलियों को ही बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, ये जो नलियाँ हैं इनका नाम है रेता नलिकाएं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नाम हम इसे कह सकते हैं, लग रहा होगा आपको अगर आपने पहली बार सुना है तो। रेता नलिकाएं हैं। यदि हम इसका इंग्लिश में नाम देखें तो इंग्लिश में इसका नाम है सेमेनीफेरस टिब्यूल्स, ठीक है, ये इसका इंग्लिश में नाम है सेमेनीफेरस टिब्यूल्स और हिंदी में नाम है इसका रेता नलिकाएं। रेता नलिकाओं के बारे में आपने यदि पिछली क्लास में को थोड़ा सा याद हो तो किसी ने आपको बताया होगा यदि कि जो रेता नलिकाएं हैं ये आपकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती हैं, ठीक है। अब किसकी होती हैं, तो ये क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई होती है वृषण की, यानी कि टेस्टिस की। यदि हम हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी किससे बनी होती है, ट्रिलियंस ऑफ सेल से, यानी कि कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो हमारी जो बॉडी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। उसी तरह से जो आपका वृषण है या फिर जो टेस्टिस है वो भी बहुत सारी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स या फिर रेता नलिकाओं से मिलकर बना होता है। इसलिए जो रेता नलिकाएं जो हैं वो आपकी टेस्टिस की या फिर वृषण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहलाती हैं। ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि ये जो रेता नलिकाएं हैं ये आपस में संयोजी ऊतक से जुड़ी होंगी, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू से ये आपस में कनेक्टेड होंगी, बहुत सारी नलिकाएं जुड़ी हुई होंगी, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि जो कोशिकाएं हैं आपकी, ठीक है, ये जो आपकी रेता नलिकाएं हैं ये क्या करेंगी, ये जो रेता नलिकाएं हैं ये जनन उपकला यानी कि आपकी जर्मिनल एपिथीलियम, जर्मिनल एपिथीलियम से आस्तरित या फिर कवर्ड रहती हैं, ठीक है। जर्मिनल एपिथीलियम से ये कवर्ड रहती हैं, क्या आपकी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स या फिर रेता नलिकाएं आपकी कवर्ड रहती हैं। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो रेता नलिकाएं हैं, ठीक है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बीच में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि होती हैं आपकी कायिक कोशिकाएं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कायिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं, कायिक कोशिकाओं का समूह लिख लेते हैं हम इसे, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जनन कोशिकाओं को छोड़कर जितनी भी कोशिकाएं हैं वो आपकी कायिक कोशिकाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो कुछ कोशिकाएं कायिक कोशिकाएं भी होती हैं। इसके अलावा एक आपकी सेल्स होती हैं आपकी सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स हिंदी में भी इनका यही नाम है। इनका जो मुख्य कार्य है वो है पोषण देना। पोषण किसको देंगे, ये परिपक्व हो रहे
शुक्राणु को, ठीक है। तो सर्टोली सेल्स हैं आपकी, इनका जो मेजर वर्क क्या होगा, पोषण देना किसको, जो शुक्राणु आपका परिपक्व हो रहा है उसको पोषण देना इनका काम होगा। इसके अलावा इनमें एक और तरह की जो कोशिकाएं हैं वो पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं का नाम है लेडिंग सेल्स, ठीक है। लेडिंग सेल्स पाई जाती हैं, ये कोशिकाएं क्या करती हैं, ये नर हार्मोन्स का स्रावन करती हैं, नर हार्मोन्स का स्रावन करती हैं, ठीक है। तो मेजरली यहाँ पे इसके अंदर आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है कि सेमनिफेरस टिब्यूल्स होती हैं जो कि संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है किसकी, टेस्टिस की या फिर वृषण की। ये आपस में बहुत सारी जो टिब्यूल्स या फिर हम कह सकते हैं जो नलिकाएं जुड़ी होंगी वो किससे जुड़ी होंगी, कनेक्टिव टिश्यूज़ के द्वारा ही जुड़ी होंगी। यदि हम इनके ऊपर की लेयर की बात करें तो ये किससे कवर्ड होंगी, जर्मिनल एपिथेलियम के द्वारा ये कवर्ड होंगी। इसके बीच बीच में कुछ कायक कोशिकाओं का समूह पाया जाएगा या कायक कोशिकाएं पाई जाएंगी। इसके अलावा सर्टोली सेल्स पाई जाएंगी जो कि क्या करेंगी, पोषण देने का काम करेंगे। इसके अलावा लेडिंग सेल्स पाई जाएंगी, ये क्या करेंगे, नर हार्मोन्स का स्रावण करेंगे। अब मैं आपको एक यदि बात करें कि यहाँ से जो लिया है इसको यदि हम जूम इन करें, यानी कि और इसको जूम इन करके देखें तो हमें क्या दिखाई देगा, देखिए वो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा जो आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ, ठीक है। ये आपकी जर्मिनल एपिथेलियम बन जाएगी। इस डायग्राम में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मैं बहुत ही सिंपल आपको बता दूंगा, ठीक है। ये आपकी जर्मिनल एपिथेलियम बन जाएगी। इसके अलावा क्या होगा कि यहाँ पर बहुत सारी सेल्स का समूह, ठीक है, ये सेल्स पाई जा रही हैं। इसके अलावा ये कुछ बड़ी कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाएंगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है वो क्या है, देखिए इनका जो नाम है, यानी कि जो सबसे पहली कोशिकाएं हैं इनका नाम है आपका स्पर्मेटोगोनियम। नाम आपको यही समझ लेना है कि जब हम जब हम कैसे का आंसर ढूंढेंगे वहाँ पर ये जो टर्म है ये हमारे काम आएंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसका नाम याद रखना है स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम के अलावा ये जो कोशिकाएं हैं ये हैं आपकी सर्टोली सेल्स, यानी कि स्पर्मेटोगोनियम्स के बीच बीच में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, सर्टोली सेल्स जिनका नाम है, ये बड़ी वाली जो कोशिकाएं आपको दिख रही हैं इनका नाम है सर्टोली सेल्स। अब हम बात करें, देखिए कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाएंगी, ठीक है, इनका नाम है आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। यहाँ पर एक कोशिकाएं पाई जाएंगी जिसका नाम होगा आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। यानी कि स्पर्मेटोगोनियम बनेगी, उससे फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी, फिर आपका आगे चल के ये जो बन जाएगा आपका स्पर्मेटिड्स बन जाएगा, स्पर्मेटिड्स बन जाएगा, और इस स्पर्मेटिड्स से क्या बन जाएगा आपका स्पर्म्स बन जाएगा। ये हम कैसे में आके डिस्कस करेंगे। मैंने आपको सिंपल इसको जूम आउट करके बता दिया है कि ये जो कोशिकाएं आपकी सेमनिफेरस टिब्यूल्स हैं या फिर स्पर्मेटोगोनियम है। इसके अलावा ये जो बीच में आपको सेल्स दिख रही हैं ये सर्टोली सेल्स हैं, ये आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, ये आपकी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, ये स्पर्मेटिड्स हैं, और ये आपका स्पर्म्स लास्ट में क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हम क्या देखेंगे, अब हम कैसे का आंसर खोजने की हम बात करेंगे, तो इसमें हम देखेंगे क्रियाविधि, ठीक है। क्रियाविधि किसकी, हम शुक्राणु जनन की। तो क्रियाविधि को मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्रियाविधि है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि पहला जो आपका पार्ट है इसका नाम है आपका स्पर्मेटिड्स का निर्माण, ठीक है, और दूसरा जो है आपका उसका नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। हमें सिर्फ ये पढ़ना है स्पर्मेटिड्स का निर्माण, इसी में हमारा जो वो है कंप्लीट हो जाएगा हमारा जो काम है। अब हम पहले की बात करें यदि कि स्पर्मेटिड्स का निर्माण, इसको भी 3 फेजेज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 3 फेज यानी कि 3 चरण हैं इसके, वो 3 चरण या फिर 3 प्रावस्थाएं वो कौन कौन सी हैं। पहली आती है आपकी गुणन प्रावस्था, या फिर हम कहें इसको मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है। दूसरी आती है आपकी वृद्धि प्रावस्था,
इंग्लिश में कहेंगे इसे हम ग्रोथ फेज। तीसरी आती है आपकी परिपक्वन प्रावस्था, जिसे कहेंगे हम मैचुरेशन फेज। ठीक है, ये 3 फेज चलते हैं हमारे गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था। ठीक है, इन तीनों के द्वारा ही स्पर्मेटिड्स का निर्माण हो जाता है और स्पर्मेटिड्स के द्वारा ही हम जानते हैं कि स्पर्म्स बन जाते हैं स्पर्मेटिड्स से आगे ही चल के। ठीक है, तो मैं इसको आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा, मे भी आप समझ सकेंगे आसानी से। और इसके बाद यदि आप बुक पढ़ लेंगे दोबारा से या फिर आप सॉल्व पेपर्स में से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है, देखिए स्पर्मेटोगोनियम से। हमने पीछे जो चैप्टर पढ़ा था, हमने पीछे जो स्ट्रक्चर पढ़ा था, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमने क्या देखा था, सबसे पहले कोशिका कौन सी बन रही है, स्पर्मेटोगोनियम। अब हम बात करेंगे कि स्पर्मेटोगोनियम कैसे बनेंगी। तो स्पर्मेटोगोनियम जो कोशिका है आपकी, इसका निर्माण होगा आपकी जर्मेनियल एपिथेलियम से। ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम से स्पर्मेटोगोनियम बनेगी आपकी। इसमें बहुत सारे समसूत्री विभाजन होंगे और समसूत्री विभाजन होने के साथ साथ इसमें जो नंबर्स हैं आपके कोशिकाओं के वो वृद्धि होते जाएंगे। ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम से आपकी जनन कोशिकाएं पाई जाएंगी और उन जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होंगे और समसूत्री और अर्धसूत्री 2 विभाजन है। नाम से ही पता चल रहा है सम और अर्ध, तो इसमें तो आपका जो गुणसूत्र है वो समान रहेंगे। ठीक है, यानी कि 46 है तो 46 ही रहेंगे। अर्धसूत्र में गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, आधे यानी कि 23। ठीक है, ये आपका मेजर होता है। तो समसूत्री में जो आपका जो कोशिका है उसमें गुणसूत्र समान नहीं रहेंगे, तो माना कि ये कोशिका 2n है आपकी, तो जब इसमें समसूत्री विभाजन होगा तो 2n ही वो रहेगी। तो जनन कोशिकाओं में जब समसूत्री विभाजन होगा तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाएगी और कोशिकाओं की संख्या बढ़ने के बाद जो कोशिकाएं बनेंगी उनका नाम है स्पर्मेटोगोनियम, या फिर इनका एक और नाम है स्पोर मदर सेल। ठीक है, शुक्राणु जनक कोशिकाएं। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए सबसे पहले फेज की हम बात कर रहे हैं कि गुणन प्रावस्था यानी कि मल्टीप्लिकेशन फेज। तो जब ये कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होगा, आगे चल के इन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन होने के बाद 1 से 2 कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, सेम आकार की। ठीक है, अब क्या होगा, इनमें समसूत्री विभाजन होगा, फिर इन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होगा नीचे। देखिए ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये अब हमारी क्या बन चुकी हैं, ये हमारी बन चुकी हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, या फिर हम बोलेंगे इन्हें प्राथमिक जनक कोशिकाएं। ठीक है, कैसे बनी, स्पर्मेटोगोनियम है या फिर हम कहें स्पोर मदर सेल है, उसमें समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन से क्या बनेंगी आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या फिर हम कहेंगे प्राथमिक जनन कोशिकाएं। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है समझने की कि यहाँ पर आकर आपका पहला जो फेज़ है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसका कि नाम है आपका कौन सा, मल्टीफिकेशन फेज। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि गुणन का मतलब क्या होता है कि जब नंबर्स में या फिर हम कहें संख्या में गुणा होगा, तो गुणा कैसे होगा कि देखिए 1 से कितनी बन गई, 4, तो गुणा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो गुणा हुआ कि स्पर्मेटोगोनियम या फिर स्पोर मदर सेल एक थी, उससे 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या फिर प्राथमिक जनन कोशिकाएं बन चुकी हैं। तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये भी कैसी हैं, 2n है, 2n का मतलब है द्विगुणित। ठीक है, ये भी कैसी कोशिकाएं हैं, सारी की सारी द्विगुणित हैं। अब क्या होगा, देखिए अब क्या होगा, अब दूसरा फेज स्टार्ट होगा, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है कि ग्रोथ फेज में जो नाम है, नाम से ही हमें पता चल रहा है ग्रोथ यानी कि वृद्धि। यहाँ पर किसी भी तरह का आपका जो विभाजन है वो नहीं होगा, ना तो समसूत्री विभाजन होगा ना ही अर्धसूत्री विभाजन होगा, सिर्फ और सिर्फ अपने जो आकार है कोशिका का। ठीक है, जैसे कि ये जो आकार है, इस आकार से कोशिका डबल हो जाएगी साइज में।
सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर गुणन होगा, मैं यहाँ साइज़ की थोड़ी पेपर की कमी है इस वजह से कम बना रहा हूँ। बाकी 1 से 2 बन रही हैं, यहाँ भी 1 से 2 बन रही हैं, तो फिर यहाँ भी 2 2 बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएंगे कुछ कम, लेकिन हम समझ रहे हैं सिर्फ फ्लो चार्ट के थ्रू, तो एक एक ही आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 1 से 2 बनी, 2 से फिर 4 बनी, फिर इस 1 से 2 बनेंगे, फिर 1 से 2 बनेंगे, फिर इस 2 बनेंगे, फिर 2 बनेंगे, लेकिन हम सिर्फ एक एक ही लेके चल रहे हैं। तो ये जो आपका सेकंड फेज़ बना है, यहाँ पर आकर आपका सेकंड फेज़ ख़त्म हो जाता है, जिसका कि नाम है आपका ग्रोथ फेज़, ठीक है। सेकंड फेज़ आपका ख़त्म हो गया। अब क्या होगा, अब इसके बाद तीसरी स्टेज आएगी आपकी, ठीक है। तीसरी स्टेज में क्या होगा कि जो आपकी ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थी, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद ग्रोथ फेज़ के बाद ये कोशिकाएं अपने आकार में दुगनी हो गई। अब समझिए, यहाँ तक ये कोशिकाएं 2n थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी समसूत्री विभाजन हो रहा है, समसूत्री, यहाँ पर भी समसूत्री, ठीक है। समसूत्री में मैंने क्या बताया था आपको, गुणसूत्र बिल्कुल समान रहते हैं, डीएनए एक जैसा रहता है, ठीक है। तो 2n है, यहाँ पर भी 2n है, लेकिन अब क्या होगा, अब जो कोशिकाएं हैं वो कैसी बनेंगी, कोशिकाएं n बनेंगी। अब कोशिकाएं कैसी बनेंगी, n बनेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर विभाजन कौन सा हुआ, यहाँ पर विभाजन हुआ आपका अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। ग्रोथ फेज यहीं पर आकर कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो कोशिकाएं बनी इनको बोलेंगे द्वितीयक जनक कोशिकाएं, ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे हम इनको, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। द्वितीयक जनक कोशिकाएं यहाँ तक बन चुकी हैं हमारी। अब क्या होगा, इनमें आगे बढ़ के फिर दोबारा इनमें अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन होगा आपसे। फिर देखिए यहाँ पर अर्धसूत्री हो चुका है, यानी कि अभी एन 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 हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इनमें दोबारा समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन के बाद ये कोशिकाएं बनेंगी कुछ ऐसी, देखिए ये जो कोशिकाएं हैं इनका नाम हमें रखना है, या फिर इनका नाम होगा आपका स्पर्मेटिड्स, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या निकल के आई, स्पर्मेटिड्स बन चुकी हैं हमारी, स्पर्मेटिड्स बन चुकी हैं हमारी, ठीक है। किससे बनी है, समसूत्री विभाजन से। अब यहाँ पर आकर हमारा जो फेज़ है वो कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, एन यानी कि जो सेकेंड स्पर्मेटोसाइट्स थी, द्वितीयक जनक कोशिकाएं थी, उनसे स्पर्मेटिड्स का जो होगा वो होगा आपका परिपक्वन फेज़, ठीक है, या फिर मैचुरेशन फेज़, या फिर परिपक्वन प्रावस्था, ठीक है। तो अब क्या होगा स्पर्मेटोसाइट से, अब आपका दूसरा आ जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है कि स्पर्मेटोसाइट से शुक्राणु का बनना या फिर स्पर्म्स का बनना आपका क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। तो देखिए ठीक है, तो अब देखिए आप कैसे सब कुछ, एक बार हम फ्लो चार्ट को दोबारा समझ लेते हैं। ये यहाँ पर मैं इसका नाम लिख देता हूँ, स्पर्म्स या फिर शुक्राणु, ठीक है। ये जो फेज़ है इसका नाम भी हम लिख देते हैं कि जो स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बनने का जो फेज़ है इसका नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। अब एक बार देखिए, दोबारा समझ लीजिए इसको बहुत ही सिंपल वे में। यहाँ पर हमारे पास कोशिका बनी स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम किससे बनेगी, जर्म लेयर थी जो हमारी जर्मिनल एपिथेलियम थी, उसमें जनक कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होते हैं, ठीक है। समसूत्री विभाजन से 2n होती हैं, तो 2n से क्या बनती हैं, स्पर्मेटोगोनियम बनती है या फिर स्पोर मदर सेल्स बनती हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर से इनमें समसूत्री विभाजन होते हैं, और समसूत्री विभाजन के बाद क्या होता है, फिर से 1 से 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। समसूत्री विभाजन है इसलिए
2 कोशिकाएं बनेंगी, दोनों ही 2n होंगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर दोबारा समसूत्री विभाजन होगा, तो 1 से 2, 2 से 4 कोशिकाएं बन जाती हैं हमारी। तो ये फेज़ कौन सा चल रहा है हमारा, मल्टीप्लिकेशन फेज चल रहा है, यानी कि गुणन हो रहा है, 1 के 4 बन चुके हैं तो गुणा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो कोशिका हमारे पास लास्ट में बन के आएगी मल्टीप्लिकेशन फेज में, उसको कहेंगे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, या फिर प्राथमिक जनक कोशिकाएँ। अब हम बात करेंगे दूसरे फेज़ की, जिसका नाम है ग्रोथ फेज़। ग्रोथ फेज़ में किसी भी तरह का विभाजन नहीं होता है। ग्रोथ फेज़ में सिर्फ और सिर्फ कोशिका अपने साइज में वृद्धि करती है, आकार में वृद्धि करती है, केंद्रक में वृद्धि होती है, केंद्र के आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, ग्रोथ फेज़ में सिर्फ और सिर्फ वृद्धि होती है आकार में। उसके बाद क्या होगा, ग्रोथ फेज़ के बाद जैसे ही वो परिपक्वन अवस्था में प्रवेश करेगा, तो परिपक्वन अवस्था में जो ग्रोथ फेज़ में हमारी कोशिका बन चुकी थी, उस कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन होगा। अर्धसूत्रीय विभाजन में क्या होगा, यानी कि 2n से कोशिकाएं कैसी बनेंगी, n बनने लग जाएंगी। ठीक है, तो 1 से 2 बनेंगी, 2 से कितनी बनी, 4। इन कोशिकाओं का नाम क्या रखा हमने, द्वितीयक जनक कोशिकाएं या फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब इनका निर्माण क्या होगा कि n से फिर दोबारा इनमें समसूत्री विभाजन होगा, तो समसूत्री विभाजन से फिर से कोशिकाएं बनेंगी। इन कोशिकाओं को कहेंगे हम स्पर्मेटिड्स। ठीक है, स्पर्मेटिड बन चुके हैं, और अब स्पर्मेटिड से डायरेक्ट स्पर्म्स बन जाएंगे, यानी कि शुक्राणु बन जाएंगे। उन शुक्राणुओं से बनने का जो फेज़ है उसको कहेंगे हम स्पर्मियोजेनेसिस। ये बहुत ही आपका सिंपल वे में मैंने समझाया है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका आता है अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे शुक्राणु की संरचना। ठीक है, अगर आपको लगे कि पढ़ना है हमें, तो मुझे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, नहीं तो हम oogenesis की ओर बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। थैंक यू।